वेलकम डियर माय यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास। कल के पार्ट में हम लोगों ने इस बात को डिस्क्राइब किया था कि अलजेब्रा क्या है, और इस पार्ट में हम लोग दो चीज जो है वो स्टडी करेंगे। एक तो इसकी डेफिनेशंस को और इसमें सब्स्टिट्यूशंस। तो अगर हम इस दो पार्ट को यहां पर लिख लें कि अलजेब्रा और एक पार्ट हम लोगों ने कल यहां पर देखा था डेफिनेशंस, और आज हम लोग इसके दूसरे पार्ट यानी सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे। पहले पार्ट को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हम लोगों ने अलजेब्रा की एक सिंपल डेफिनेशंस को जो है डिस्क्राइब किया था। समरी के पार्ट के तौर पर आज मैं उसे बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प में आपको बता दे रहा हूं कि अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक में एक डेफिनेट वैल्यू को लेकर के हम उनके बीच ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, ऐसे ही अलजेब्रा में हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, जस्ट लाइक एज ए बी एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। और इन ये जो हमारे सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स के बीच में अलजेब्रा में हम लोग वही मैथमेटिकल ऑपरेशंस लेते हैं। ये जो है हमारे लिए सिंबल्स हो जाएंगे, और इनके बीच में जो हमारा ऑपरेशंस होगा वो वही होगा जो कि हम पहले से जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये अरिथमेटिक की तुलना में ज्यादा जनरलिटी लिए हुए है, और इसकी जनरलिटी ये है कि हम इसमें इंस की वैल्यू को डिफरेंट रख करके वो सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं जैसे कि हम अरिथमेटिक में करते हैं। कल हम लोगों ने इस बात को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था, और इसके फंडामेंटल वाले पार्ट को समझने के लिए हमें पार्ट 1 को कई बार समझना होगा, देखना होगा। और एक क्रिस्प के तौर पर मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको जो चीज बता रहा हूँ कि जो हमने यहाँ पर डेफिनेशंस ली हुई है, और इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एक ही क्वांटिटी को या एक ही सिंबल को अगर हम कई बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a इंटू ए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं a क्यूब्ड, और इसे हम लोगों ने कल ये कहा था कि ये या तो इंडेक्स है और या ये एक्सपोनेंट है। और ये a क्यूब जो है उसको हम लोगों ने ये बोला था कि ये हमारा एक प्रोडक्ट है, और इसको हमने जो है इसके अलग अलग पार्ट को, चाहे ये ए हो, ये ए हो और ये ए हो, इसको हम लोगों ने ये कहा था दीज आर द फैक्टर्स। इसी तरीके से अगर हम ये ले लेते हैं 2b, तो यहाँ पर b जो है वो हमारा सिंबल होगा। इसमें हम वैल्यू को अलग अलग रख सकते हैं, तो इसका नाम हमने ये बोला था कि ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर द वेरिएबल्स। और 2 जो है वो यहाँ पर क्या कहलाता है, इसको हम लोगों ने कल ये देखा था कि ये कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। इस कोएफिशिएंट के रिलेटिवली अगर हम b की बात करें तो हमने ये देखा था कि ये हमारा लिटरल कोएफिशिएंट कहलाता है। कल हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी। इम्प्रॉपर फंक्शन की बात किया था, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि 7/5 और a क्यूब b स्क्वायर, और a और b की डिफरेंट वैल्यू को हम यहाँ पर रख करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। और चूंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो इसके डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोगों ने ये बोला था कि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके साथ ही हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात किया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ओनली द कलेक्शन ऑफ द सिंबल्स, और अगर ये कलेक्शन ऑफ सिंबल्स केवल एक टर्म का है तो हम लोगों ने इसे ये बोला था कि ये बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन होगा। और अगर इट हैज 2 टर्म्स तो ये बाइनोमियल होगा। 3 टर्म्स होंगे तो इसे हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे, और अगर इससे भी ज्यादा होंगे तो हम इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो ओनली a अगर हम लेकर के चलते हैं तो ये जो है हमारे लिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा एक्सप्रेशन का। और अगर हमने इसमें -2b कर दिया तो ये बाइनोमियल हो गया।
इसके बाद हमने यहाँ पर 3c कर दिया तो ये ट्राइनोमियल हो गया। इसके बाद अगर हमने यहाँ पर -4d कर दिया, अब इस समय ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि सिंबल्स का कलेक्शन है, इस समय हम इसे ये कहेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि इसमें पॉली टर्म्स हैं और इन पॉली टर्म्स की वजह से इसे हम ये कहेंगे कि ये जो है हमारा पॉलिनोमियल है। कल हम लोगों ने अलजेब्रा को इस तरीके से समझा था। आज हम इसके अदर पार्ट्स को, यानी दूसरे पार्ट को, यानी जो इसका सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को उठाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और उससे हम ये देखेंगे कि अलजेब्रा के विषय में जो हमने ये बात कही हुई है कि ये बहुत ही जनरल जो है जनरलिटी है इसके अंदर, उस चीज को हमें यहाँ पर क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और वहां से आपको हम आंसर दिया करेंगे। अगर किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वो वहां पर रेस कर सकता है। तो आज हम जो है इस वाले पार्ट को समराइज करने के बाद इसके सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पर पहुंचते हैं। कल हम लोगों की स्टडी का पार्ट ये था कि किसी भी एक सिंबल को हम कई बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने a को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर हो गया, a को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये a रेज़ टू द पावर 5 हो गया। ऐसे ही हम किसी भी एक टर्म में अलग अलग सिंबल को ले सकते हैं और उसे भी हम मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं a इंटू ए, b इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी, तो यहाँ पर ये चीज इसको हम लिख सकते हैं a एक्सपोनेंट 2, b एक्सपोनेंट 3, c एक्सपोनेंट 4 एंड डी सिंपल। इट मीन्स कि a को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, b को इटसेल्फ हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, c को हमने जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है और d को हमने सिंपल एक ही बार जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके का भी जो है टर्म्स आपको देखने को मिल सकता है। इसमें भी चूंकि सिंबल का यूज किया गया है तो इसलिए ये भी जो है अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करके देखें तो जैसे अगर हम a की वैल्यू को 1 ले लें, b की वैल्यू को 2 ले लें, c की वैल्यू को 3 ले लें और d की वैल्यू को 4 ले लें, तो ये जो टर्म है हमारा ये हो जाएगा 1 की पावर 2 इंटू b 2 की पावर 3 इंटू c 3 की पावर 4 इंटू 4 और इसको 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा 8, 3 की पावर 4 जो है 3 इंटू 3 9, 9 3 या 27 इंटू 3 ये जो है हमारा 81 हो गया और इंटू ये 4 हो गया। तो ये चीज हमारी हो जाएगी 32 इंटू 81 और इसको जो भी आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे वो सब्स्टिट्यूशन के बाद वो हमारे इस टर्म का या ये जो पूरा आपके सामने यहाँ पर ये चीज रखी हुई है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि हमने यहाँ पर a1 2 3 4 ABCD की वैल्यू रखी हुई है, तो ये भी पॉसिबल है कि इसमें कोई टर्म हमारा 0 हो। तो ऐसी पोजीशन में हमको ये पता है कि जब हम 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू जो होती है वो हमारे लिए प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे लिए 0 होगा और ऐसी पोजीशन में हम उसे 0 फैक्टर भी बोलेंगे और जो उसका पूरा जो आंसर आएगा वो हमारे लिए 0 होगा। जैसे हम इसमें
ये मान करके चले कि जो चीजें हमने इसमें लिया था फिर वैसे ही लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, बट d इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे फैक्टर्स है ये इनकी वैल्यू हो गई। और जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है अगर हम यहाँ पर रख करके देखें, 1 स्क्वायर हो गया, 2 क्यूब्ड हो गया, 3 is to be the फोर्थ हो गया, इनटू ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 8 हो गई, ये 81 हो गया, ये 0 हो गया। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इस फाइनल आंसर से पहले इस प्रोडक्ट में जो ढेर सारे फैक्टर्स आप देख रहे हैं, ए बी सी डी, उसमें हम डी को जो है ये कहेंगे कि डी हमारा क्या है, वो 0 फैक्टर है। और ये जो 0 फैक्टर अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट में एक भी 0 फैक्टर है तो वो पूरे प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू को 0 कर देगा। इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम कुछ थोड़ा सा टफ एग्जांपल्स जो है ले रहे हैं और उसे हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू अब हमें क्या जो है मिलेगी। और यही नहीं, अगर 0 की कोई भी पावर हो तो 0 की कोई भी पावर जो होगी वो हमेशा 0 होगी। जैसे अगर हम 0 स्क्वायर लिखते हैं तो इट मीन्स 0 इंटू 0 और फाइनल आंसर इसका 0 होगा। इसी को अगर हम थोड़ा सा बदल दें और इसमें अगर हमारी सबसे ज्यादा पावर c की है, 1 2 3 4 और ये 1, और अगर हम c को यहाँ पर 0 कर दें तो हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और वो वैल्यू निकाल करके दोबारा से हम इसी पॉइंट को समझते हैं कि ये 0 फैक्टर और फाइनल आंसर हमारे लिए क्या आएगा। तो जैसे कि हमने इसमें दोबारा से a इज इक्वल टू 1 ले लिया, b इज इक्वल टू 2 ले लिया, c जो है इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया और d इज इक्वल टू हमने 3 ले लिया। और इस वैल्यू को अगर हमने यहाँ पर रखा तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर, b क्यूब यानी 2 की पावर 3, c यानी 0 की पावर 4, और यहाँ पर ये जो 3 है ये हमारा 3 हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, तो 8 1 जा 8 और ये 24 इंटू 0 और फाइनल आंसर फिर जो है हमारे लिए 0 आ गया। ये 0 हमारा जो है क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर c इज इक्वल टू 0 को हम लोग जो है वो क्या कहेंगे कि ये हमारा 0 फैक्टर है। तो किसी भी प्रोडक्ट में अगर एक भी 0 फैक्टर है, उसकी पावर अगर 1 है या उसकी पावर मोर देन 1 है, तो भी हमारे प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू है, इस तरीके से आपने 2 बार में ये देखा कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो किसी भी प्रोडक्ट में अगर हमारा 0 फैक्टर है तो उस प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हमारी 0। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें मैंने 2 चीजें आपको बताई हैं। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सिंबल को हम मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे एक्सपोनेंट और या फिर जो है इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 5 और यहाँ 2 3 4 और 1 यहाँ पर इंडेक्स है। और अगर हम इनमें किसी की भी वैल्यू को 0 कर दें तो ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा 0 हो जाएगा और उसका जो भी वैल्यू, जो भी फैक्टर 0 होगा उसे हम लोग 0 फैक्टर कहेंगे। और इससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स में इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे कि अलजेब्रा का सब्स्टिट्यूशन का पार्ट कैसे जो है वो हम शो कर रहे हैं। Substitution. A is equal to 3, B is equal to 2, P is equal to 10, Q is equal to 1, X is equal to 0, Z is equal to 7.
हमारे पास ये सारे सिंबल हैं, इन सिंबल में ए बी पी क्यू एक्स और जेड की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है वही वैल्यू हमारी फिक्स होगी। जैसे हम इसमें एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि 5 पी एक्स टू द पावर 4, और अब हम इसको सॉल्व करें तो कोएफिशिएंट हमारा हो गया 5, b की वैल्यू हो गई 2 क्यूब्ड, p इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स टू द पावर 4। ये 5, ये 8, ये 10 इंटू 0 की कोई भी पावर वो हमेशा 0 होगी। इसको समझने के लिए 0 की पावर 4 का मतलब 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 4 टाइम्स, एंड फाइनल वैल्यू इज द ऑलवेज 0। और यहाँ पर हमने इसको 0 रख दिया, और फाइनल आंसर आप फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 0 है, और यहाँ पर x जो है वो हमारा 0 फैक्टर हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम इसमें देखेंगे, p x 4 z एक्सपोनेंट 3। अब आप यहां पर देखिए जरा सा, p की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 10 हो गई, मल्टीप्लाइड x 0 टू द 4, z 7 एंड x क्यूब, ये 10 इट इज ऑलवेज 0, और 7 इंटू 7 यानी 49 इंटू 7, और फाइनल आंसर जो है वो हमारा 0। तो ये 0 फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपको एग्जांपल हमने बताए। आपने ये देखा कि मल्टीपल टाइम्स आप किसी भी सिंबल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो उसके इंडेक्स और एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट जो है किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल हम इसमें और लेकर के चलते हैं जिससे ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। वेरिएबल k वैल्यू 1, वेरिएबल l वैल्यू 2, सिंबल m वैल्यू 0, सिंबल p वैल्यू 3, वेरिएबल q वैल्यू 4, सिंबल r वैल्यू 5। फर्स्ट क्वेश्चन इज द 81 q raised to the power 4 r square, न्यूमरेटर में आप आ जाइए 400 p to the power 5। अभी इसमें किसी भी क्वेश्चन में हमने ऐसा कोई पार्ट नहीं लिया हुआ है जहां हम 0 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें अरिथमेटिक में अच्छी तरीके से पता है कि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया कि उसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें अगर हम यहाँ पर देखें 81 q की वैल्यू 4 raised to the power 4 इंटू r स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये हो गया 400, p की वैल्यू 3 इंटू 5, ये हो गया 81, और इसकी वैल्यू हो गई 256, ये हो गया 25, और ये हो गया 400, और ये जो है हमारा 81 इंटू 3। इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो इस पूरे टर्म की एक वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा और टफ एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एम क्यू डिवाइड बाई एल टू द पावर पी। एम की वैल्यू अगर हम यहां पर देखें 0, क्यू की वैल्यू जो है यहां पर 4, एल की वैल्यू 2, और पावर पी है, और पी की वैल्यू जो है ये 3 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये 8 हो गया, फाइनल आंसर हमारा 0 हो गया। और यहां पर 0 फैक्टर जो है वो हमारे लिए m हो गया।
इसने टोटल जो है इस टर्म की वैल्यू को 0 कर दिया। अगेन k r रेज टू द k q जो पावर है वो l है, k 1 हो गया, r की वैल्यू 5 हो गया, इसकी पावर 1 हो गया, q की वैल्यू 4 हो गई और l की वैल्यू 2 हो गई। तो ये हो गया हमारा 5 और 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी 16 हो गया, 5/16 इसकी वैल्यू आ गई। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, k रेज टू द पावर r रेज टू द k की वैल्यू 1, r 5 r 5 1। आप 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 5 टाइम्स, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी और 5 1 बार मल्टीप्लाई होगा तो 5 यानी 1/5 जो है वो इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपने यहां पर देखा कि जो यहां पर हमारे पास वेरिएबल है या सिंबल है, उनमें जो वैल्यू हमने असाइन की हुई है, उसके बिहाफ पर जो भी टर्म्स हमने बनाए हुए हैं, उन टर्म्स में उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम उसकी फाइनल वैल्यू को निकाल सकते हैं। और अब हम इनके बीच में ये देखेंगे कि हम इनके बीच में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, और ये ऑपरेशन हमारे लिए यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद हम लोग अगले वाले पार्ट में इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डिवीजन वाला पार्ट है और सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है उसे देखेंगे। अभी हम सबसे जो सिंपलेस्ट पार्ट है, जहां से हमने अलजेब्रा की शुरुआत किया हुआ है, वहां से हम इसे देखते हैं। अलजेब्रा क्या है? बेस्ड ऑन सिंबल, और इन सिंबल्स पर हमारे पास क्या होगा? मैथ्स के ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अभी हम इसमें प्लस की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। जैसे हम यहां पर a की वैल्यू 11 ले लें और b की वैल्यू अगर हम 12 ले लें, सिंपल है। अगर हम इन दो टर्म का सम लेते हैं, इसको हम लोग ये कहेंगे कि ये सम है, a 11 और b 12, और अगर हम इनका सम यहां पर लिख देंगे तो ये 23 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें प्रोडक्ट ले लें तो a और b हमारे लिए फैक्टर हो जाएंगे, a b। इसका मतलब होता है a मल्टीप्लाइड बाई b, a की वैल्यू 11 हो गई और इसकी वैल्यू 12 हो गई, और इसकी अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो ये हमारा हो गया 2 3 और इसकी वैल्यू आ गई 130। इस तरीके से आपने ये देखा कि हमने अलजेब्रा के बेसिक पार्ट को, यानी अलजेब्रा की डेफिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को अपने चैनल सुधीर के मंत्रास पर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। और जब हमने इसे एक्सप्लोर किया तो अलजेब्रा की जो बेसिक बात हमारे सामने आई है वो ये आई है कि अलजेब्रा जो है वो सिंबल के ऊपर बेस होता है, जनरलिटी इसकी ज्यादा होती है। इन सिंबल्स में हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ जो है 11 और 12 किया है। अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट ऑफ पीस में हम लोग a और b की वैल्यू को दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। इनके बीच में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिए, हमने एक ही सिंबल को कई बार मल्टीप्लाई किया, उससे हमें इंडेक्स और एक्सपोनेंट मिल गए। अगर कोई एक जो है हमारा फैक्टर किसी प्रोडक्ट में 0 है तो उसे हम 0 फैक्टर बोलते हैं और फाइनल वैल्यू उसकी 0 आती है। इस तरीके से हम इसका सम निकाल सकते हैं और इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ये अलजेब्रा का सबसे बेसिक फंडामेंटल पॉइंट था, जहां पर हमने इसकी डिफिनीशन और सब्स्टिट्यूशन को क्लियर किया हुआ है। अगर इस पार्ट को समझने में, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है,
आगे चल करके हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन को जो है इन्वॉल्व करेंगे और इसका जो रेंज है वो थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से जो उम्मीद है वो ये है कि आप अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट को जरूर समझें, जिससे कि आगे चल करके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये बेसिक कंसेप्ट हर तरीके के एग्जामिनेशन में आपके लिए यूजफुल है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशंस हो वो मिलते रहें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल दीजिए, आपको जल्दी से जल्दी आंसर दिया जाएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास।